नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ है हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। हम उन 40-50 चुनिंदा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जो हॉट सीट हैं बिहार की, जिस पर सबकी नजर है। ऐसा नहीं है कि उन 40-50 सीटों के अलावा और हॉट सीट नहीं है, जिसकी अब सभी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उन सीटों की हम बात कर रहे हैं। आगे इस कड़ी में और भी ज्यादा हम सीटों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हॉट सीट में बात इमामगंज सीट की, जो सीट जुड़ी हुई है केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। दीपा मांझी उनकी बहू फिलहाल यहां से उपचुनाव जीतकर आई हैं, विधायक हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कोई बड़ा खेल होगा? आरजेडी दीपा मांझी को मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा और मांझी के लिए भी नाक का सवाल है यह सीट। क्या आरजेडी जो उपचुनाव में प्रत्याशी आरजेडी ने दिया था, क्या वो बदल जाएंगे? और सबसे बड़ा फैक्टर, क्या यहां पर जनसुराज का भी काम करेगा, जो उपचुनाव में अच्छी खासी तादाद में उन्हें वोट हासिल हुआ था? इंद्रमोहन सर, सुरक्षित सीट की चर्चा इमामगंज की इसलिए कि हॉट सीट जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ है, खुद भी विधायक रहे हैं यहां से, अब बहू उनकी विरासत को संभाल रही हैं। 25 में उनकी बहू इस विरासत को संभाल पाएंगी? देखिए, जब अगर थोड़ा सा पीछे ले चलूं आपको, तो लोकसभा चुनाव के वक्त जब जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे गया की सीट से, तो उन्होंने लोगों को यही कहा कि अगर जितबे तो केंद्र में मंत्री बनवे, वोट दी। यानी कि अगर चुनाव जीतता हूं तो केंद्र में मंत्री बनूंगा, इस बात का उन्होंने दावा कर दिया और वो केंद्र में मंत्री भी बने। देखिए, एक मात्र सांसद बिल्कुल अपनी पार्टी के, यहां से यह बात आगे चली और इमामगंज सीट वो जीते हुए थे। इमामगंज की सीट छोड़ी गई उपचुनाव में, दीपा मांझी उनकी बहू चुनाव लड़ती। और दीपा मांझी अगर आप देखें पूरे पैटर्न को, तो कुछ दिन पहले, हालांकि दीपा मांझी जब वहां चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जीती हैं, तो उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। लोग सवाल उठाने लगे थे कि भाई आपने दीपा मांझी को ही क्यों चुना, दीपा मांझी को क्यों उतारा पार्टी में? तो जीतन राम मांझी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। एक दीपा मांझी की पुरानी फोटो थी जिसपे वो एक विक्की वो स्कूटी मोपेड पे बैठी हुई थी और ये लिखा गया था कि आपको पता होना चाहिए कि समाज के लिए दीपा मांझी ने कितना कुछ किया है। जिस जमाने में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, लड़की बाहर नहीं निकलती थी, तो दीपा मांझी दलित बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ाती थी, लगातार काम कर रही थी। तो खैर, तो दीपा मांझी को एक राजनीति, इमामगंज की सीट की राजनीति विरासत में मिली, ये कहा जा सकता है। और वहां दीपा मांझी के लिए काफी तगड़ी फील्डिंग भी हुई। दीपा मांझी के चुनाव हारने में आप इसे ऐसे मानिए कि अगर वहां जनसुराज चुनाव लड़ नहीं रहा होता तो दीपा मांझी की ये सीट फंस गई थी। दीपा मांझी के लिए बहुत, अगर वहां आरजेडी वर्सेस हम होता तो हमको नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन चूंकि जनसुराज ने चुनाव लड़ा, जनसुराज से जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे थे, वहां पासवान वोटर बहुत है और इसीलिए इस सीट पर यही पेच नहीं है कि सीट से दीपा मांझी उम्मीदवार होंगी, आरजेडी होगा, जनसुराज होगा। इस सीट पर एक पेच ये भी है कि चिराग पासवान की पार्टी भी इमामगंज की सीट चाहती है। सुरक्षित सीटों पर से एक सीट चिराग पासवान की पार्टी भी चाह रही है कि भाई उन्हें आप दे दीजिए, ये सीट इमामगंज दे दीजिए। चिराग पासवान की पार्टी लड़ जाएगी क्योंकि यहां पर पासवान वोटर ठीक ठाक हैं। तो इन पासवान वोटरों को साधने के लिए और सुरक्षित सीट को अपने, क्योंकि देखिए सुरक्षित सीट की राजनीति भी बिहार में बहुत बड़ी है और चिराग चाहते हैं कि उनकी इस राजनीति में कोई सेंधमारी ना हो, तो इसलिए वो सुरक्षित सीट एलजेपीआर के पास पहुंचे। तो ये भी एक पेच है कि वो सुरक्षित सीट क्या हम ही लड़ेगी या फिर वो चेंज हो जाएगी। अगर लड़ती है तो दीपा मांझी लड़ेगी, लेकिन ये बात तय है कि इमामगंज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की परिवार की सीट हो गई है। लेकिन हर दल का अपना अपना दावा है। देखिए, आरजेडी में ही दो दावे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि जो हमने लिस्ट में देखा, अभी रोशन मांझी चूंकि दूसरे नंबर पर रहे थे और एक और ऋतुप्रिया चौधरी जो पासी समाज से आती हैं वो भी कैंपेन कर रही हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी में देखें, जो आपने कल स्टोरी विस्तार से की है, इमामगंज की सीट पर कांग्रेस की भी नजर है और भागीरथ मांझी तो चले गए थे टिकट मांगने के लिए कृष्णा लाबरू के पास, तो क्या कांग्रेस की भी नजर है? बिल्कुल कांग्रेस की सीट पर नजर है, बल्कि कांग्रेस से जो
इंसान टिकट मांग रहा है। दरअसल जब भागीरथ मांझी दशरथ मांझी के बेटे हैं, पर्वत पुरुष जिन्होंने गया में उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, जिसके घर इस बार राहुल गांधी गए और उन्हें पक्के का मकान अब दे दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसकी चाबी सौंप दी गई है। उसी वही भागीरथ मांझी कल गेट खोलकर सदाकत आश्रम घुसते हैं, उस कमरे में जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे थे, नेता तमाम मीटिंग कर रहे थे, सीट को लेकर मंथन चल रहा था, चुनाव समिति की बैठक थी। इसी बैठक में वो पहुंचे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पूछा गया कि आपकी सीट कौन सी होगी, तो 2 सीट का उन्होंने जिक्र किया, एक बेनीपट्टी और एक इमामगंज की। दोनों सीट में से कोई सीट दे दीजिए, चुनाव लड़ जाएंगे और वो अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। यहीं से ये सवाल सामने आ गया कि इमामगंज पर क्या कांग्रेस भी दावा कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से गया गए, वहां उन्होंने मुलाकात की, यह बात तो आप तय मानिए कि गया की एक सीट तो कांग्रेस लड़ रही है। गया की एक सीट कांग्रेस लड़ रही है और वो इस सीट कौन सी है, उम्मीदवार कौन होगा, ये बात की बात है। लेकिन बेनीपट्टी या इमामगंज में से कोई एक सीट चली जाएगी इनके पास। नहीं, अब जरा आरजेडी पर आते हैं। 2 दावे आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है और आरजेडी इस बार इस चुनाव में कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती। आरजेडी ये चाहती है कि जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, ऐसे कैंडिडेट को हम चुनावी मैदान में लाएं, तभी तेजस्वी यादव के लिए एक अन्य मार्ग का जो रास्ता है वो तय हो पाएगा। तो आरजेडी चूंकि 6000 हमने देखा कि अंतर 5900 के करीब वोटों का रहा है, तो आपको लगता है चूंकि दलित आबादी अगर आप यहां पर देखें तो 40% के करीब दलित आबादी, तो कैंडिडेट पर कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी में यह हो सकता है कि भाई यहां पे हम ऐसे उम्मीदवार को दें जिसकी जीतने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो, प्रयोग ज्यादा ना करें इस सीट पर। देखिए, आरजेडी ये प्रयोग तो करना चाहेगी, लेकिन चूंकि उपचुनाव अभी हाल में ही हुए हैं, उपचुनाव को बहुत वक्त नहीं हुआ है, तो एक तरीके से ये साफ है और इसमें जीत हार का अंतर लगभग 5000 मतों का ही था। तो इसलिए कैंडिडेट बदलने पे चर्चा कम है। हालांकि चर्चा हो रही है कि क्या यहां पर ऋतुप्रिया चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पहले टेस्टेड है और चूंकि जीत हार का अंतर कम रहा है और जनसुराज का अगर प्रभाव बढ़ता है, तो जनसुराज इस बार नुकसान एनडीए को कर गई, अगर हमको कर गई अगर, तो आरजेडी के चांसेस बनते हैं उस सीट पर जीतने के। तो पुराने उम्मीदवार रोशन मांझी को ही टिकट आरजेडी देगी। वो ज्यादा चांसेस हैं कि रोशन मांझी फिर से इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन पिछला चुनाव चूंकि हारे हैं, तो मे भी इस वजह से अगर वहां पर कैंडिडेट बदला जाए, चूंकि उधर दीपा मांझी है तो इसलिए महिला कैंडिडेट को सामने लाया जाए। लेकिन अब चुनाव में महिला और पुरुष वाला मामला बहुत चलता नहीं है कि महिला है तो इसलिए वोटिंग नहीं हुई, कम हुई, इस तरीके के मामले अब बहुत पुरानी बात हो गई है, आप कह सकते हैं। तो ऐसे में वहां पर रोशन मांझी के हाथ ही फिर से लालटेन थमाया जा सकता है, रोशन मांझी लालटेन लेकर चुनावी मैदान। ठीक है, लेकिन एक और सवाल महत्वपूर्ण है। आपने जितेंद्र पासवान का जिक्र किया। अगर कोई देखिए उपचुनाव में 37-38 हजार के करीब वोट ला रहा है, तो प्रशांत किशोर की भी तो नजर होगी कि भाई 37 से हमें 53-54 का ही आंकड़ा क्रॉस करना है। अगर उस उपचुनाव की ही बात करें, प्रशांत किशोर नहीं चाहेंगे कि इस पूरी ताकत को झोंक दिया जाए उस सीट पर। मतलब जाति के खांचे में भी तो फिट बैठ रहे हैं जितेंद्र पासवान। दलित सीट, दलित अगर उम्मीदवारों की हम बात करें तो देखिए, इस सीट पर दलित मतदाता लगभग 38% है और मुस्लिम मतदाता 17% है। मुस्लिम मतदाताओं में ये लग रहा था कि मुस्लिम मतदाता छिटकेंगे और प्रशांत किशोर के पास जा सकते हैं। उसी का फायदा वहां चुनाव में दिखा था। जो उपचुनाव हुआ था उसमें वो वोट बट गया था, जिसका फायदा उन्हें दिखा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस की यात्रा हुई और महागठबंधन की यात्रा चल भी रही है, तो उसमें आप मानिए कि ये मुस्लिम मतदाता अब छिटक नहीं रहे हैं प्रशांत किशोर के पास। ये जो बिखराव था वो रुक गया है। उसके बाद लगभग ओबीसी और अन्य पिछले वर्ग मिलाकर लगभग 40% आबादी है जो ओबीसी के साथ बनती है और सवर्ण मतदाता यहां बहुत कम है। ऐसे में जो जनसुराज अगर जितेंद्र पासवान के बदौलत चुनावी मैदान में फिर से उतरती है, तो उन्हें इस बार अगर हम ये कहें कि उनका वोट बढ़ेगा, तो ये भी हो सकता है कि उनका वोट कम भी हो सकता है। ज्यादा मेहनत उन्हें करने की जरूरत नहीं है जो आप कह रहे थे। लेकिन आप इसे ऐसे भी देखिए कि अगर मुस्लिम मतदाता वहां नहीं बटे, तो जो कोर वोट बैंक, जिस पार्टी का, मतलब जिस जाति का वोटर जिस पार्टी को वोट कर रहा है, वो फिर कंफ्यूज नहीं होगा जनसुराज के मामले पर।
मतलब वह जिस जाति से, अगर वो जेडीयू से जुड़ा हुआ है वो जेडीयू की तरफ चला नहीं, जाएगा। तो जैसा आपने अगर शुरू वो में आरजेडी कहा, से जुड़ा हुआ है तो चला जाएगा। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि दीपा मांझी को चुनाव ये फंस गया था और जितेंद्र पासवान अगर नहीं लड़ते तो फंस सकता था उस वक्त। हाँ। लेकिन अगर बिहार विधानसभा के चुनाव में इस वक्त अगर जनसुराज का वोट कम जाता है, मैं पर्टिकुलर सीट की बात कर रहा हूं, उस सीट पर, तो क्या इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है, रोशन मांझी को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये फायदा रोशन मांझी को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी MY को मिल सकता है। मतलब कि एमवाई समीकरण में उनका अगर एम एक साथ होकर अगर वोट कर जाता है तो ये फायदा उन्हें मिल सकता है। तो दीपा मांझी वहां इस सीट पर फंस सकती है, बल्कि पिछली बार भी फंसती हुई दिख रही थी। ये कहा जा रहा था कि मुश्किल होगी, लेकिन आखिरी समय में जीतन राम मांझी गए, लगातार उन्होंने वहां 7 दिन तक कैंपेन की, बैठे रहे, लोगों को ये कहते रहे कि भाई मंत्री हो गया हूं, अगर बहु चुनाव हार जाती है तो बड़ी इज्जत पे आन पड़ेगी, तो बचाइए, इज्जत बचाइए, और वो चुनाव वहां जीतती है। तो इन समीकरणों में इतना आसान भी नहीं है इमामगंज की सीट को बचा लेना। चलिए, तो अब प्रतिक्रिया और कमेंट सेक्शन में दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि क्या वाकई इमामगंज की सीट पर टफ फाइट इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाला, उपचुनाव के समय परिणाम जो आए हैं क्या उससे अलग परिणाम होंगे? क्योंकि मुद्दे भले अलग अलग रहते हों विधानसभा उपचुनाव में और मुख्य चुनाव में, लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें जीतन राम मांझी की भी प्रतिष्ठा है, दीपा मांझी की भी प्रतिष्ठा है, साथ ही साथ आरजेडी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए किसका पलड़ा है भारी और इमामगंज में कौन मारेगा बाजी।